हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्वांटा फाउंडेशन। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे फर्स्ट यूनिट 11 का यूनिट एंड डायमेंशन। एंड ये बेसिकली नीट और जे के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें नीट के लिए इस चैप्टर से मैक्सिमम 1 to 2 क्वेश्चन आता है। और जे के लिए मैक्सिमम जेई में भी 1 to 2 क्वेश्चन मेंस और एडवांस में देखने को मिलता है इसमें से। तो इसमें देखते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट में क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट इसमें पढ़ना है यूनिट, एंड सेकंड वन इज डायमेंशन, एंड थर्ड वन इज ईरर, एंड फोर्थ वन इज सिग्निफिकेंट फिगर, एंड फिफ्थ वन इज एक्सपेरिमेंट। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आता है जेई और नीट में, वो है फर्स्ट है डायमेंशन, एंड सेकंड वन इज ईरर, एंड थर्ड वन इज एक्सपेरिमेंट। इसमें डायमेंशन, एरर और एक्सपेरिमेंट, इससे क्वेश्चन जे में ज़्यादा आता है। और नीट के लिए डायमेंशन और एरर, इसमें क्वेश्चन नीट में ज़्यादा होता है इससे। और एक सिग्निफिकेंट फिगर भी, इससे कभी कभी क्वेश्चन नीट में भी देखने को मिलता है और जे में भी देखने को मिलता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, लेकिन ये सबसे कम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं यूनिट। तो हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। तो यूनिट बेसिकली ये सिंपल 9th में ही पढ़ने को हम लोग को मिला था। तो इसमें ज़्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, बस सिंपल टर्म में इसको देखते चलेंगे। तो यूनिट क्या है, इसका डिफिनीशन है मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए स्टैंडर्ड रेफरेंस लाइक केजी, मीटर, सेकंड इज कॉल्ड यूनिट। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग को कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है। सपोज मेरे को मास को मेजर करना है, ठीक है। तो हम लिखिए मास को मेजर करना है, तो मास के लिए लिख दीजिए 5 kg। तो यहाँ पे जो हमारा kg है, ये हमारे, इसको हम लोग यूनिट बोलेंगे। और इसको रेफरेंस, इसके रेफरेंस में हम लोग इसको मेजर कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये केजी जो यूनिट है। मतलब यहाँ पे जो मास है, हम लोग उसको या तो केजी में मेजर कर सकते हैं या तो ग्राम में कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, हम लोग मास को ऐसा नहीं लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सिंपल सा है। मास है, मास को हम लोग 5 kg लिखते हैं, लेंथ को यहाँ पे 10 मीटर, एंड टाइम को 15 सेकेंड। तो यहाँ पे केजी, मीटर और जो सेकेंड है, ये हमारा यूनिट वाला टर्म है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखना है, तो उसके लिए हम लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट चाहिए। जैसे हमको लिखना है टाइम को, तो टाइम हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो टाइम को लिखना, तो टाइम 5, और इसके लिए सेकंड लिख सकते हैं या फिर 5 मिनट लिख सकते हैं। तो ये सब जितना भी है, तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए ये सब हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये हमारा यूनिट है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम सिंपली हम लोग इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, और ये हमारे पूरे वर्ल्ड में इसी को फॉलो करते हैं अभी। और ये हमारा जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है वर्ल्ड में, जितने भी टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है, वो सारे 7 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी से मिलकर बने होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बेस यूनिट या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्वांटिटी का मतलब ये हो गया, जैसे हम लोग इंग्लिश में जितना भी वर्ड देखते हैं, जितने टाइप का वर्ड है, वो सारा जो वर्ड है वो ए टू जेड लेटर से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे वर्ड के लिए ए टू जेड लेटर जो है वो बेस है। तो जस्ट लाइक जितना भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, वो सारा का सारा यही 7 बेस क्वांटिटी से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सा बेस क्वांटिटी यहाँ पे है। तो सिंपल है, फर्स्ट वन इज लेंथ है, इसको एल से डिनोट करते हैं। इसका एसआई यूनिट अगर लिखते हैं एसआई सिस्टम में, तो इसका एसआई यूनिट मीटर होता है, इसको सिंपली एम से डिनोट करते हैं। सेकंड वन मास है, इसको एम से लिखते हैं, और इसको किलोग्राम केजी से डिनोट करते हैं। सिंपल है ये। टाइम सेकंड में इसको लिखते हैं करेंट, आई से डिनोट करते हैं, एम्पियर में लिखते हैं एसआई में। एंड टेम्परेचर के लिए के या थीटा लिखते हैं, एंड इसको कैल्विन में मेजर करते हैं। फिर अमाउंट ऑफ सबस्टांस को मोल, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। लेकिन इसमें जो ज़्यादा जो यूज होता है वो लेंथ, मास, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, ये ज़्यादा, ये जो 5 है वो ज़्यादा यूज होता है, बाकी ये दोनों बहुत कम यूज होता है। ठीक है, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है
इसके अलावा एसआई सिस्टम के अलावा और भी बहुत दो तीन सिस्टम है वो फॉलो किया जाता था पहले, लाइक सीजीएस सिस्टम जिसको हम लोग सेंटीग्राम सेकंड बोलते हैं, एमकेएस सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकंड बोलते हैं, एंड नेक्स्ट एमकेएसक्यू सिस्टम जिसको मीटर किलोग्राम सेकंड चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, फिर कुछ कुछ यहाँ पे याद करने के लिए वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। लाइक माइक्रो लिखा हुआ, तो माइक्रो का मतलब सिंपली 10⁻⁻6 मीटर होता है। अगर लेंथ में लिखे तो अब मीटर होता है। अगर सिंपली इसको लिखना माइक्रो सेकेंड, तो जैसे कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा माइक्रो सेकेंड लिखा हुआ, तो माइक्रो सेकेंड का मतलब हो गया 10⁻⁻6 सेकेंड। ठीक है, तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 10⁻⁻6 सेकेंड हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिंपली माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 लिखेंगे, मिली का मतलब 10⁻⁻3 लिखेंगे, सेंटी का मतलब 10⁻⁻2 लिखेंगे, एंड किलो का मतलब 10⁻3 लिखेंगे, मेगा का मतलब 10⁻6 लिखेंगे, नैनो का मतलब 10⁻−9 लिखेंगे, पिको का मतलब 10⁻−12 लिखेंगे, एंड गीगा का मतलब 10⁻9 लिखेंगे। तो ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि ज़रूरत पड़ेगा जब हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तब कन्वर्जन में ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सिंपल सा टर्म है लेंथ है, तो ये सब तो आपको पता ही होगा। लेंथ को सिंपल 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर लिखते हैं, एंड इसको 1000 मीटर भी लिखते हैं, सिमिलर एज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और इसको सिंपल 1 सेंटीमीटर भी लिखते हैं, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर लिखते हैं। तो सब सिंपल सिंपल एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये सब सिंपल सिंपल टर्म में वॉल्यूम है 1 मीटर इज क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये सब सिंपल है। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि इसमें जो बेसिकली रफली आप नोट कर सकते हैं, साथ साथ में कॉपी और पेन लेके बैठिए, और हम इसका नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको अच्छा सा एक नोट्स मिल जाएगा, तो अभी आप रफली साथ साथ में समझ सकते हैं देख करके। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा यूनिट जो था वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हमारा डायमेंशन शुरू हो रहा है। ठीक है, डायमेंशन, तो यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन तो वहाँ पे आता नहीं है, लेकिन यूनिट समझेंगे तभी आगे डायमेंशन समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन का मतलब सिर्फ सिंपल है, व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हमारा कोई फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ बेस क्वांटिटी देन इट इज कॉल्ड डायमेंशन। जैसे हमारा जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी ले लिए, वॉल्यूम ले लिए। ठीक है, वॉल्यूम ले लिए, तो इस वॉल्यूम को हम लोग बेस क्वांटिटी में इसको लिख देते हैं। बेस क्वांटिटी का मतलब हो गया, वॉल्यूम को सिंपली क्या लिखते हैं, लेंथ गुना लेंथ लिखते हैं, तो दैट इज लेंथ का क्यूब लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली इसको लिखते हैं एल क्यूब। तो ये हमारा बेस क्वांटिटी है, क्योंकि बेस क्वांटिटी में हम लोग क्या क्या देखे थे, बेस क्वांटिटी में हम देखे थे हमारा था लेंथ था, टाइम था। ठीक है, फिर मास था, तो ये सब हमारा बेस क्वांटिटी था। ठीक है, तो इसी का फॉर्म में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी अगर उसको एक्सप्रेस करेंगे तो उसको बोलेंगे डायमेंशन, और इसको सिंपली बिग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे एक फर्स्ट एग्जांपल है वॉल्यूम, तो सिंपली इसको लेंथ क्यूब लिख देते हैं, और इसका डायमेंशन लिखना होगा तो सिंपली वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ क्यूब, और इसका डायमेंशन एल क्यूब से लिख देंगे। ठीक है, तो ये एल हमारा बेस क्वांटिटी है, तो जितना भी फिजिकल क्वांटिटी होगा सबको बेस क्वांटिटी के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी सिंपली डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, और फिर अगर वेलोसिटी का डायमेंशन लिखना है तो इसको बिग ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या सिंपली लेंथ होता है, तो लेंथ बाई टाइम, इसको फिर एल बाई टी, तो फाइनली ये एल टी -1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को सिंपली हम लोग वेलोसिटी बाई टाइम से लिखते हैं, और हमारा वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और फिर हम लोग इसको फाइनली लेंथ, डिस्प्लेसमेंट को सिंपली लेंथ टाइम गुना टाइम टाइम स्क्वायर, तो फाइनली इसका अगर डायमेंशन लिखना चाहें तो फाइनली लेंथ टाइम स्क्वायर, तो एल टी स्क्वायर, तो फाइनली इसको एल टी -2 लिखते हैं। ये सब छोटा छोटा टर्म है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली सीखना है डायमेंशन लिख कैसे रहे हैं।
ठीक है, एक दो समझ में आ जाएगा तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो सेम हम लोग फोर्स के लिए देखते हैं। तो फोर्स के लिए सिंपली मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, और एक्सेलरेशन को सिंपली लेंथ बाई टाइम स्क्वायर लिखते हैं। तो फाइनली इसका जो डायमेंशन हो गया मास गुना लेंथ बाई टाइम स्क्वायर, तो मास को एम से डिनोट करते हैं और लेंथ बाई टाइम स्क्वायर को एल टी माइनस 2 से। तो ये हमारा फोर्स का ही डायमेंशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर को फोर्स बाई एरिया से लिखते हैं, और हमारा फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, और एरिया सिंपली एरिया हो गया। एंड इसको फिर एक्सेलरेशन को लेंथ बाई टाइम से लिख देंगे। तो फाइनली यहाँ पे एरिया जो होता है वो लेंथ स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपली प्रेशर का जो डायमेंशन है उसे सिंपली फोर्स बाई एरिया के टर्म में एम एल -1 T-2 आ जाएगा। और फिर अगर सिंपल इसको प्रेशर का डायमेंशन सिंपली लिखना तो फोर्स बाई एरिया लिख देंगे, और जो फोर्स का डायमेंशन जो हम लोग पढ़े थे ऊपर में MLT-2 उसको लिख देंगे, और एरिया सिंपली एल स्क्वायर से लिखते हैं। तो इसको सिंपली फिर हम लोग ML-1 T-2 लिख सकते हैं। तो दो तरीका है, एक तो फोर्स से गए हम लोग एक्सेलरेशन मास इंटू एक्सेलरेशन में, फिर एक्सेलरेशन से गए वेलोसिटी में, तब उसको लिखे फिर, और नहीं तो फिर हम लोग प्रेशर को सिंपली फोर्स बाई एरिया लिख करके, और फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो, और एरिया का जो डायमेंशन होता है वो, वहाँ से फाइनली कोई रिजल्ट तो दोनों सेम ही आने वाला। तो ये थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो ये सब लिखने के लिए थोड़ा सीख लीजिए, सब काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अभी डायमेंशन देखें, तो यहाँ पे सिंपली डायमेंशन के लिए क्या किए हम लोग, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन निकालना है, तो सिंपली उसको हम लोग बेस क्वांटिटी के फॉर्म में लिख देंगे। और बेस क्वांटिटी क्या था, जितना भी हम लोग 7 जो देखे थे हम लोग, मास लेंथ टाइम, ठीक है, और भी इम्पॉर्टेंट था उसमें, तो उसके फॉर्म में अगर लिख देते हैं किसी भी क्वांटिटी को, डेट इज कॉल्ड डायमेंशन उसको बोल रहे थे। एंड हम लोग उसको सिंपली यहाँ पे बार से डिनोट करते हैं, बिग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ठीक, तो फिर देखते हैं आगे और क्या क्या इसमें है। ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशन का कुछ रूल है तो उसको समझ लेते हैं, हम लोग को क्वेश्चन बनाने में वो काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है नंबर इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसका मतलब है कि जैसे हमको लिखा हुआ फोर्स इज इक्वल टू एम है, तो हम लोग को पता है कि फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो MLT-2 लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे फोर्स हमारा 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ एम है, मतलब फोर्स हमारा 2 न्यूटन है, तो अभी भी जो फोर्स का जो यूनिट होगा, सॉरी फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो वही होगा जो पहले था। तो यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं नंबर जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मतलब इसमें नंबर मल्टीप्लाई करने से फोर्स के डायमेंशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा रूल देखते हैं। डायमेंशन इज सेम, मतलब जैसे बोले कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, या फिर इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, या फिर फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, या फिर चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो तीनों का मतलब वेलोसिटी ही है। तो जो डायमेंशन वेलोसिटी के लिए होता था वही डायमेंशन यहाँ पे सारे के लिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे बोले टाइम, तो टाइम के लिए जो डायमेंशन टी होता था, तो चेंज इन टाइम भी बोलेगा तब भी डायमेंशन उसका टी ही होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि चेंज इन डायमेंशन का इसका डायमेंशन फाइंड करना, तो T1 का डायमेंशन टी और T2 का डायमेंशन टी, और दोनों घटा करके 0, तो इसका डायमेंशन 0 हो गया, नहीं ये गलत है। ठीक है, तो फाइनली चेंज इन टाइम का मतलब है टाइम ही है वो, बस टाइम में डिफरेंस है, तो टाइम में वो चेंज हो रहा है तो सिंपली वो टाइम है, तो टाइम का भी जो डायमेंशन होगा वो टी ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल है, फाइंड डायमेंशन ऑफ V1 - V2 बाई टी। ठीक है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं, सिंपल है। तो V1 - V2 का मतलब चेंज इन वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब जो डायमेंशन वेलोसिटी का होता था वही डायमेंशन वेलोसिटी का होगा यहाँ पे। तो वेलोसिटी का डायमेंशन सिंपली लिखते थे LT-1, और नीचे टाइम है तो यहाँ पे आएगा t। तो फाइनली जब इसको ओवरऑल लिखेंगे तो LT-2, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसका V1 - V2 बाई टी का डायमेंशन का। ठीक है, आप लोग खुद से भी इसको कर सकते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट रूल ऑफ डायमेंशन, अभी दो रूल देखें यहाँ पे। फर्स्ट वन था हमारा कि नंबर जो होता है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, और दूसरा जो हमारा था वो डायमेंशन सेम का मतलब यहाँ पे देखिए क्या होता है। तीसरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन है S = UT + ½ AT², तो इसमें 3 टर्म है, एक हमारा S है, दूसरा हमारा UT है, और तीसरा हमारा ½ AT² है। तो इस इक्वेशन में 3 टर्म है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी ऑफ इक्वेशन क्या बोलता है वो उसको देख लेते हैं।
डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म इन इक्वेशन मस्ट बी सेम। ठीक है, मतलब इक्वेशन में जितना भी टर्म है वो सारे का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर सारे का डायमेंशन सेम है तब इक्वेशन जो हमारा है वो करेक्ट है, नहीं तो वो इक्वेशन गलत है। देखते हैं चेक करके एक दो एग्जांपल हमारा रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन ए सी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए सिंपली डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है वो लेंथ होता है, और यू टी तो इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं, यू टी का डायमेंशन कितना होगा, तो यू हमारा क्या होता है, सिंपली वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी, तो सिंपली वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया एल बाई टी, तो उसको एल टी माइनस वन भी लिखते हैं और टाइम को टी लिख दिए, तो फाइनली जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो एल आएगा। फिर ये टर्म को चेक कर लेते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर, तो हम लोग पढ़े थे ऊपर में और कि हमारा जो नंबर होता है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, तो इसको छोड़ देंगे, उसको नहीं लिखेंगे, तो सिंपली ए टी स्क्वायर को चेक करेंगे इसका डायमेंशन क्या आता है। देखते हैं एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी बाई टाइम, तो उसको लिखेंगे एल टी स्क्वायर, इसका जो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है, और टी स्क्वायर सिंपली टी स्क्वायर, तो फाइनली वो कैंसिल होकर एल दे रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में तीन टर्म है और तीनों का जो डायमेंशन चेक करने के बाद सेम आ रहा, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो इक्वेशन है वो हमारा करेक्ट है, क्योंकि तीनों का डायमेंशन सेम है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक वी इक्वल टू यू प्लस ए टी है सिंपली, तो इसको देखते हैं, तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी सिंपली एल बाई टी होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, तो इसका जो डायमेंशन आ रहा है वो एल टी माइनस वन आ रहा है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। दूसरा यू भी हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है और वी हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में तब समझ में आएगा ये सिंपल। तो अभी के लिए दोनों वेलोसिटी है। ठीक है, तो यू का डायमेंशन लिखेंगे तो वही होगा जो वेलोसिटी का होता है, एल बाई टी मतलब एल टी माइनस वन। अब ए टी का डायमेंशन निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को सिंपली वेलोसिटी बाई टाइम लिखते हैं, तो उसको सिंपली एल बाई टी स्क्वायर लिख लेंगे और टाइम का टी होता है, तो फाइनली जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो भी एल बाई टी आ रहा। तो यहाँ भी देख रहे हैं इसमें तीन टर्म इस इक्वेशन में और तीनों का डायमेंशन जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो कर सकते हैं कि जो हमारा इक्वेशन है वो करेक्ट है, क्योंकि ये तीनों का डायमेंशन, इसमें तीनों टर्म का डायमेंशन सेम है। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन था, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो पीछे हम लोग देखे थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, तो हम लोग को वहाँ से क्या पता चलता है कि हम लोग सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है, जैसे हमको 100 मीटर में से 10 kg घटाना है, तो इसका मीनिंग है नहीं है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये हमारा लेंथ है और हमारा केजी है, मतलब मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट ऑफ मास है, ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ है, तो दोनों को घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि घटाने के लिए दोनों का जो डायमेंशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मतलब ये जो हमारा लेंथ है उसका डायमेंशन एल है और हमारा जो मास उसका डायमेंशन एम है, केजी है, तो दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, दोनों अलग अलग यूनिट है, तो इसको घटा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर दोनों का डायमेंशन और यूनिट सेम हो जाए तो घटा सकते हैं, मतलब 100 kg में से 10 kg घटा सकते हैं, तो ये सही है। ठीक है, तो इसका मीनिंग है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हेल्प से हमको क्या पता चलता है, तो वी कैन कंक्लूड दैट वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली सेम डायमेंशंस क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका एक दो एग्जांपल देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन है एस इज इक्वल टू वी टी, तो ये हमारा जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें एक इक्वेशन आता है एस इज इक्वल टू वी टी, वहाँ से ये लिखा हुआ है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा एस है उसके साथ एक टर्म ऐड कर रहे हैं ए, और हमारा जो वेलोसिटी है उसके साथ एक टर्म ऐड कर रहे हैं बी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या गलत, मतलब सही है कि नहीं है, मतलब ए का डायमेंशन यहाँ पे क्या आएगा और बी का डायमेंशन क्या होगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं, एस के साथ कोई टर्म ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग ऊपर पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता था कि हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट उसी को कर सकते हैं जिसका डायमेंशन सेम होगा। तो मतलब एस के साथ ए को ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों का डायमेंशन जो है वो सेम है, मतलब जो एस का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन ए का होगा। तो अगर सपोज एस हमारा डिस्टेंस है तो इस डिस्टेंस का डायमेंशन ए लिखते हैं, तो ए का भी डायमेंशन एल ही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे भी के साथ बी को ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन बी का होगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का जो डायमेंशन पीछे पढ़े थे वो पढ़े थे एल टी माइनस वन, तो इज इक्वल टू बी,
तो यहाँ पे ये दोनों का डायमेंशन सेम हो गया, मतलब जो वेलोसिटी का डायमेंशन है वही डायमेंशन बी का है, तो बी इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए का डायमेंशन एल आ गया और बी का डायमेंशन एल टी माइनस वन आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, तो इससे मतलब नहीं है, बस मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं उसको देखते हैं। इसमें लोग प्रेशर में एक टर्म को ऐड कर रहे हैं, फ्रैक्शन का एक टर्म है ए बाई बी। ठीक है, और तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग ए बाई बी जो ऐड किए हैं उसका डायमेंशन क्या होगा वो पता करना चाह रहे हैं। तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन में देखे थे कि उसी को ऐड कर सकते हैं जिसका डायमेंशन सेम होगा। तो इसमें ये दोनों का डायमेंशन सेम होगा, तो सेम होगा तो उसका डायमेंशन सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर का जो डायमेंशन होगा वह डायमेंशन ए बाई बी का होगा अभी। तो प्रेशर का डायमेंशन, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर सिंपली होता है फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन पीछे देखे थे एम एल टी माइनस टू, और एरिया का जो डायमेंशन होता एल स्क्वायर। तो फाइनली जब इसको लिखते थे तो आता था एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये आता था प्रेशर का डायमेंशन। ठीक है, तो प्रेशर का डायमेंशन यहाँ पे लिख देंगे, ये आता है। तो वही डायमेंशन ए बाई बी का भी आएगा, तो यहाँ से ए बाई बी का डायमेंशन आ गया। ठीक है, एक यहाँ पे क्वेश्चन है, सिंपल है कि एक टाइम पीरियड का इक्वेशन है टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई एफ अपॉन एक्स। तो इसको चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, मतलब इसका डायमेंशन दोनों का सेम है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो पीछे हम लोग पढ़े थे कि कोई इक्वेशन सही तभी होगा जब उसमें जितना भी टर्म होगा उस सारे टर्म का डायमेंशन सेम होगा। तो यहाँ पे कितना टर्म है, एक टर्म इधर है और दूसरा टर्म इधर है, दो ही टर्म है। तो दोनों का डायमेंशन निकाल लेते हैं, अगर दोनों का डायमेंशन सेम आएगा तब इक्वेशन सही है, नहीं तो गलत है। देखते हैं, तो यहाँ पे ये सिंपली टी क्या है, टाइम है। तो टाइम का जो डायमेंशन होता है वो सिंपली टी ही रहता है, तो इसका तो डायमेंशन टी ही हो गया। ठीक है, अब इधर वाले एक टर्म का डायमेंशन निकालते हैं, क्या आता है। तो ये 2 पाई, तो हम लोग पीछे पढ़े थे नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो बाकी बचा हुआ टर्म ये वाला है, देखते हैं इसको। इसमें क्या क्या है, एम है, एफ बाई एक्स है। ठीक है, तो निकालते हैं सबका। तो एम यहाँ पे मास है, तो मास का जो डायमेंशन होता है वो सिंपली एम होता है, और फोर्स बाई एक्स है, तो फोर्स का डायमेंशन सिंपली एम एल टी माइनस टू होता है। अब बाई एक्स क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का डायमेंशन सिंपली एल होता है। तो फाइनली एल एल तो कैंसिल हो गया और एम एम भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अपने पास, ये बचा हमारे पास 1/t-2। ठीक है, तो फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर लेके चलेंगे तो टी स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो टी आ गया। इधर देख रहे हैं ये पूरे टर्म का डायमेंशन टी आ गया, इधर भी डायमेंशन टी है। तो ये दोनों टर्म जो है, मतलब ये जो हमारा इक्वेशन है वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि इसमें दो टर्म है इस इक्वेशन में और ये दोनों टर्म का डायमेंशन सेम आया है। ठीक है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना है डायमेंशन लेस क्वान्टिटी, मतलब कौन कौन सा जो क्वांटिटी है वो डायमेंशन लेस होता है, इसको पढ़ लेते हैं तो इसे क्वेश्चन बनाने में हेल्प होगा हम लोग को। तो फर्स्ट जो है वो फर्स्ट है नंबर। ठीक है, तो जो हम लोग पीछे पढ़ चुके थे कि जो नंबर होता है वो सिंपली डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। तो जो नंबर होता है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो इसका तो डायमेंशन नहीं होता, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी का मतलब ये हो गया, उसका जो डायमेंशन होगा वो सिंपली हम लोग उसको 0 नहीं लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एंगल, तो एंगल जैसे साइन थीटा या फिर थीटा बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी डायमेंशन लेस होता है। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ इफ़ थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बाई बी बाई, तो हम लोग पढ़े अभी कि जो एंगल होता है वो डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो अपने को पता करना है कि ये दोनों का डायमेंशन कैसे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इफ़ थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बाई बी बाई, तो हम लोग अभी पीछे पढ़े कि जो एंगल होता है वो डायमेंशन लेस होता है, तो इसका जो डायमेंशन हो गया वो सिंपली 1 हो गया, और इसका जो डायमेंशन लिखेंगे ए एक्स और बी बाई। तो सिंपली जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स का जो डायमेंशन आएगा वो बी बाई के डायमेंशन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है,
चलो, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ नोट्स में, सिंस थीटा इज डायमेंशनलेस देन थीटा का जो डायमेंशन होगा वो 1 हो जाएगा, और एक्स बाई बी का जो डायमेंशन होगा वो सिंपली इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रिगोमेट्रिकल टर्म। तो ट्रिगोमेट्रिकल टर्म का भी डायमेंशन जो होगा वो डायमेंशनलेस होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो आगे और भी पॉइंट है। लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन भी डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, तो इसके जो अंदर का जो टर्म है वो भी डायमेंशनलेस होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग एक्स बाई बी बाई। ठीक है, तो हम लोग पढ़े अभी कि जो लॉगरिथमिक टर्म है वो डायमेंशनलेस होता है, तो उसके जो अंदर का जो टर्म है वो भी डायमेंशनलेस होगा। मतलब एक्स और बी बाई का जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशनलेस होगा, मतलब मान लेते 1 होगा डायमेंशनलेस का मतलब। तो यहाँ भी देखते हैं कि एक्स का जो डायमेंशन है वो बी बाई के डायमेंशन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो वही आप नोट्स में भी यही लिखा हुआ है कि एक्स बाई बी बाई आल्सो भी डायमेंशनलेस सिंस एक्स का जो डायमेंशन होगा बी बाई के डायमेंशन के बराबर होगा। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे यहाँ पे e टू दी पावर एक्स बाई बी बाई है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इसका जो पावर है वो भी डायमेंशनलेस होगा। तो एक्स बाई बी बाई भी डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो ये भी डायमेंशनलेस हो जाएगा, तो उस टाइम पे ये एक्स का जो डायमेंशन होगा बी बाई के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सोल्व होगा, हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है एस इज इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई बी बाई। हम लोग को यहाँ पे निकालना है कि ए का डायमेंशन कितना आएगा, ए एक्स का डायमेंशन कितना आएगा, बी बाई का डायमेंशन कितना आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कितना टर्म है टोटल। तो एक टर्म इधर है और दूसरा टर्म इधर है, मतलब इसमें केवल 2 ही टर्म है। तो वो भी दो टर्म में देख रहे हैं, एक तो हमारा एक्सपोनेंशियल का टर्म है, तो ये पूरा टर्म डायमेंशन लेस हो जाएगा। अभी पढ़े थे पीछे कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो डायमेंशन लेस होता था, तो ये पूरा टर्म डायमेंशन लेस हो गया, तो इसके पावर भी वो उसका जो पावर वो भी डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ए एक्स बाई बी बाई इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, पीछे हम लोग देखें उसको। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो ए एक्स का डायमेंशन आएगा वही बी एक्स का भी डायमेंशन आएगा। ठीक है, अब इसके लिए देखते हैं। तो यहाँ पे 2 टर्म है, तो दोनों टर्म का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, पीछे पढ़े थे हम लोग होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन वाले जब देख रहे थे। ठीक है, तो ये दोनों का डायमेंशन सेम होगा, तो यहाँ पे जो एस का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन ए का होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एस है वो अभी लेंथ है, तो एस का जो डायमेंशन आ गया वो एल आ गया, वही डायमेंशन ए का भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एक इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं एस इज इक्वल टू जेड इंटू एक्सपोनेंशियल एक्स बाई टी बाई। ठीक है, जहाँ पे एक्स और बाई क्या है, डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, और टी जो है वो टाइम को डिनोट कर रहा है। तो अपने को निकालना है कि इसमें जो ए वाला टर्म है उसका डायमेंशन क्या आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म में तो ये पूरा टर्म डायमेंशन लेस होता है, मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वो इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा टर्म डायमेंशन लेस है। तो यहाँ से फिर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का जो डायमेंशन आ गया टी बाई के डायमेंशन के बराबर आ गया। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो ए का डायमेंशन तो हम लोग को निकालना है, और एक्स क्या है, डिस्टेंस ऊपर देखे थे लिखा हुआ था एक्स और बाई डिस्टेंस है, तो एक्स का जो डायमेंशन होगा यहाँ पे लेंथ होगा, और टाइम का जो डायमेंशन है वो टी है, और बाई भी डिस्टेंस था तो उसका भी डायमेंशन एल होगा। तो फाइनली देख रहे हैं यहाँ पे एल एल तो कैंसिल हो गया, तो ए का जो डायमेंशन बचा वो क्या बचा, टाइम बचा। ठीक है, तो ये अपना था डायमेंशन लेस क्वान्टिटी था। ठीक है, इसमें नंबर, एंगल, ट्रिगोमेट्रिकल टर्म, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये सब डायमेंशन लेस होता है, और इसका ज़रूरत न्यूमेरिकल जब सोल्व करते हैं तो वहाँ पे आता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। सम इम्पॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, ये सब कुछ फार्मूला है, इसका ज़रूरत पड़ेगा जब क्वेश्चन बनाएंगे तब ज़रूरत पड़ेगा, तो उसको एक एक करके देख लेते हैं, सिंपली समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे स्पीड है तो स्पीड को सिंपली डिस्टेंस बाई टाइम लिखते हैं, और इसका जब डायमेंशन निकालते हैं तो एल टी माइनस 1 आता है। दूसरा वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायमेंशन सेम ही होता है, क्योंकि वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम ही होता है, उसका भी वही डायमेंशन आएगा जो स्पीड का आ रहा था। तीसरा है आपका एसेलरेशन, तो एसेलरेशन को लिखते हैं हम लोग वेलोसिटी बाई टाइम। तो फाइनली जब इसका डायमेंशन निकालेंगे तो वो क्या आएगा, एल टी माइनस 2। कैसे, यहाँ से एसेलरेशन को लिखते हैं वेलोसिटी बाई टाइम,
अब वेलोसिटी को लिखते हैं लेंथ बाई टाइम, और पहले से एक टाइम है तो फाइनली इसको क्या हो गया एल टी स्क्वायर, और जब इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो एल टी माइनस टू, तो फाइनली एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन आ गया वो एल टी माइनस टू आ गया। ठीक है, सब छोटा छोटा है, इसको सीख लीजिए। हाँ, ये डायमेंशन कैसे निकालते हैं, तो अगर एक दो समझ में आ जाएगा तो सिंपल सबका निकल जाएगा, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। ठीक है, आगे देखते हैं। फोर्स है तो मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका तो पीछे देख लिए थे कैसे निकाले थे। तीसरा एनर्जी है तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो, और डिस्प्लेसमेंट तो सिंपली लेंथ है, वो दोनों को जब एक साथ लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे। फिर आता है प्रेशर, पीछे देख चुके हैं इसका क्या होता है। वॉल्यूम तो सिंपली लेंथ का क्यूब होता है तो एल क्यू हो गया इसका डायमेंशन। आगे है डेंसिटी, तो मास बाई वॉल्यूम, तो मास का डायमेंशन है, वॉल्यूम का एल क्यू, फिर दोनों उसको ऊपर लेके जाएंगे तो फाइनली एम एल माइनस क्यू हो जाएगा। इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम होता है, ठीक है, चेंजिंग टाइम होता है वो, तो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस वन और टाइम एक आ रहा है। ठीक है, हाँ तो यहाँ इसको देख लेते हैं एक बार कैसे हो रहा है। फोर्स का डायमेंशन क्या आया था पीछे एम एल टी माइनस टू और एक टाइम है, तो फाइनली इसको जब निकालेंगे तो क्या आएगा एम एल टी माइनस वन आएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का डायमेंशन और वेलोसिटी का डायमेंशन को जब साथ में लिखेंगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट चार्ज बाई टाइम, तो चार्ज को सिंपली क्यू लिखते हैं, टाइम को टी लिखते हैं, तो इसका जो डायमेंशन होगा क्यू टी माइनस वन। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है चार्ज, चार्ज का डायमेंशन क्या आता है ये इंपॉर्टेंट है। चार्ज को क्या लिख सकते हैं करेंट इनटू टाइम, तो करेंट को सिंपली आई भी लिखते हैं डायमेंशन में या फिर ए भी लिखते हैं, तो ज़्यादातर जो मिलता है हम लोग को क्वेश्चन में वो ये वाला मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। करेंट का यहाँ पे डायमेंशन आई लिखते हैं, टाइम का टी लिखते हैं, तो साथ में आई टी हो गया या फिर ए टी भी। ठीक है, क्योंकि करंट को जो मेजर करते हैं वो एम्पियर में करते हैं, इसलिए यहाँ पे ए आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक इक्वेशन आता है, तो उसको देखेंगे। यहाँ पे एफ इजिकल टू ई क्यू आता है क्यू ई, तो वहाँ से ई इजिकल टू एफ बाई क्यू हो गया। यहाँ पे फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो, और बाई चार्ज, चार्ज का डायमेंशन हम लोग देख चुके थे आई टी, तो वो जब दोनों को साथ में लिखेंगे एक बार देख लेते हैं इसको करके। फोर्स का जो डायमेंशन आता है वो क्या आता है एम एल टी माइनस टू आता है, और चार्ज का क्या अपना आ रहा था आई इंटू टी, जब इसको साथ में लिखेंगे तो एम एल तो ऊपर है और टाइम को एक साथ लिख लेते हैं तो टी टू डी पावर माइनस टू, और एक नीचे से जाएगा तो माइनस थ्री हो जाएगा, और आई एक ऊपर चला जाएगा तो आई माइनस वन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक फार्मूला आता है एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, तो फाइनली उस वहाँ से हम लोग ये जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो वो जब निकालेंगे तो ऐसा लिखेंगे। और इसका जब डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन देख लेते हैं कैसे आएगा। यहाँ पे फोर्स है तो फोर्स का सिंपली पढ़ चुके हैं हम लोग एम एल टी माइनस टू, और आर स्क्वायर मतलब आर सिंपली रेडियस है, तो रेडियस एक टाइप का डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस को एल स्क्वायर लिखते हैं। और यहाँ पे दो मास है तो दोनों का डायमेंशन तो सेम ही होगा, मतलब इसका भी एम होगा इसका भी एम होगा, तो दोनों मिला करके हो गया एम स्क्वायर। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली एक एम से तो एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में एक ही एम बचेगा, तो एम माइनस वन लिखेंगे, और ऊपर में तो बाकी सब ऊपर ही रह जाएगा, तो एल इंटू एल स्क्वायर, तो एल क्यू आ जाएगा, और फिर टी माइनस टू लिखेंगे उसको। ठीक है, तो फाइनली वो ये आएगा। उसके बाद एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाला चैप्टर 12 का चैप्टर है, तो उसमें एक फॉर्मूला आता है डब्ल्यू इज इक्वल टू बगडन इज इक्वल टू चार्ज इन टू पोटेंशियल आता है, तो वहाँ से पोटेंशियल को लिखते हैं डब्ल्यू बाई क्यू। तो बगडन का जो डायमेंशन होता है जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बगडन को लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नीचे चार्ज है, अब इसका डायमेंशन निकाल लेंगे फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट बटा चार्ज, फाइनली ये आएगा। ठीक है, एक दो का मैं करके दिखा दिया हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको कैसे निकाला जाता है, बाकी का आप लोग निकाल के देख सकते हो, बस फार्मूला याद रहेगा तब। लेकिन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे फार्मूला याद तो अभी नहीं होगा क्योंकि ये 11th का चैप्टर है, तो यहाँ पे फार्मूला बहुत सारा लिखा हुआ है, तो इतना का ज़रूरत पड़ेगा अभी क्वेश्चन में, तो मैं लिख दिया हूँ सारा। बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कुछ टर्म का अगर नहीं आता है तो। नेक्स्ट है अपना रेसिस्टेंस, तो ये करंट वाले चैप्टर में आता है वी इज इक्वल टू आई, और ओम्स लॉ में आता है, तो आर इज इक्वल टू वी बाई आई लिखते हैं। और यहाँ पे भी क्या है, इसको वोल्टेज भी बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, तो यहाँ से हम लोग देख लिए पोटेंशियल का डायमेंशन कितना आता है, इतना आता है, और करंट को सिंपली आई लिखते हैं, जब इसको साथ में लिखेंगे तो ये आएगा। ठीक है, और भी कुछ है उसको देख लेते हैं अच्छे से। एक टर्म है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसको लिखते हैं के बी से, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको ध्यान में रखिएगा।
इसको लिखते हैं, एक इक्वेशन आता है पी वी इज इक्वल टू के बी इंटू टी एन आता है, ठीक है। यहाँ पे पी क्या है, प्रेशर है, वी हमारा वॉल्यूम है, टी अपना टेम्परेचर है, एन अपना ये मोल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे के बी का हमको डायमेंशन चाहिए क्योंकि बोल्ट्जमान कांस्टेंट को के बी से डिनोट करते हैं, तो के बी इक्वल टू पी वी बाई टी एन लिखते हैं। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और ये सिंपली मोल है, तो मोल नंबर होता है सिंपली, तो इसको इसका डायमेंशन नहीं होगा। तो देख लेते हैं एक बार करके क्या आता है। तो यहाँ पे देखते हैं प्रेशर, तो प्रेशर का तो अपने पढ़ चुके हैं पीछे, कितना आता था, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आता था। और वॉल्यूम है तो एल क्यू आ जाएगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हम लोग के लिखते हैं डायमेंशन में, और एन तो अपना एक नंबर है तो उसका तो डायमेंशन होगा नहीं, तो फाइनली ए आया। इसको जब मर्ज करेंगे, एक साथ लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, एम एल स्क्वायर, हाँ एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल्ट्जमान कांस्टेंट का फिर से देख लेते हैं। तो के बी इज इक्वल टू लिखते हैं पी वी बाई टी एन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर है, तो प्रेशर का जो डायमेंशन लिखते थे अपन, वो लिखते थे एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और वॉल्यूम को सिंपली एल क्यू लिखते थे, और टेम्परेचर को के लिखते थे। तो जब इसको मर्ज करेंगे तो मास तो एम है, और एल माइनस वन एल थ्री, तो जब दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आएगा एम एल, एम एल स्क्वायर आएगा, और ये वापस से टी माइनस टू आएगा, और ये के ऊपर जाएगा तो के माइनस वन, ठीक है। तो यही अपना नोट्स में लिखा हुआ है, तो इतना डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना, बस ध्यान रखना सब टर्म का डायमेंशन पता हो तो लिख सकते हैं सिंपल, ठीक है। दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये जब फ्लूइड वाला चैप्टर पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, तो वहाँ पे ये टर्म आता है विस्कोसिटी। तो वहाँ पे विस्कस फोर्स होता है एन एन इंटू, इसको ईटा से डिनोट करते हैं, तो ईटा इंटू सिक्स पाई आर बी, तो ईटा को ही बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो, और यहाँ पे रेडियस है मतलब लेंथ है, और ये वेलोसिटी है, ये तो कांस्टेंट है, तो सबको जब मर्ज करेंगे तो फिर ये आएगा अपना डायमेंशन, ठीक है। एक टर्म है प्लैंक कांस्टेंट, ये जब हम लोग वेवलेंथ वाला चैप्टर पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स, उसमें ये टर्म आता है ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, तो यहाँ से एच क्या आ गया, ई लेमडा बाई सी, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो डायमेंशन अपना ये आएगा। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी, इसको के से लिखते हैं, और एक फार्मूला होता है पी इज इक्वल टू के इंटू एरिया इंटू डेल टी बाई एल, ठीक है। तो यहाँ पे के को निकालेंगे तो पी इंटू एल, ए इंटू डेल टी, पी अपना प्रेशर है, एल लेंथ है, ए एरिया है, और डेल टी तो चेंज इन टेम्परेचर है। तो आफ्टर कैलकुलेशन इसका जो डायमेंशन आता है वही आता है, ठीक है। आगे देखते हैं सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को फोर्स बाई लेंथ लिखते हैं, जिसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका डायमेंशन ही आएगा। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को सिंपली सी से लिखते हैं, क्यू इज इक्वल टू सी बी, तो यहाँ से सी अपना आ गया क्यू बाई भी, तो अपना जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कैपेसिटेंस, तो इसको सिंपली सी से लिखते हैं, और ये फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू सी भी, यहाँ से सी आ गया क्यू बाई भी, तो क्यू हो गया चार्ज, और बी हो गया अपना पोटेंशियल। तो जब ये इस दोनों का डायमेंशन को मर्ज करेंगे तो अपना ये आएगा, निकाल सकते हैं जो चार्ज का पीछे डायमेंशन पड़े थे वो, और पोटेंशियल का जो पड़े थे वो दोनों को जब मर्ज करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। निकाल के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको इप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, इसको इप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। ये जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर, तो वहाँ पे पढ़ेंगे दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर लगता है, तो सिंपली वो चार्ज को इमर्ज कर देंगे तो क्यू स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ से इप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला आएगा क्यू स्क्वायर बाई फोर पाई एफ आर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो, ये तो कांस्टेंट टर्म है तो इसका तो डायमेंशन होगा नहीं, और फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो, और जो लेंथ का डायमेंशन होता है वो, जब ये सब को मर्ज करके फाइनली लिखेंगे तो अपना ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको म्यू नॉट से डिनोट करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में आता है, ठीक है। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट, तो कभी कभी अपने से इसका डायमेंशन पूछ लेता है, ठीक है, या फिर कभी कभी इसका डायमेंशन पूछ लेता है, तो दोनों देख सकते हैं यहाँ से क्या आता है। तो यहाँ से अपने पहले इसका निकाल लेते हैं म्यू नॉट का क्या आता है, तो म्यू नॉट के लिए हम लोग दोनों साइड पहले इसको स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ से म्यू नॉट आ गया वन बाई सी स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट आ गया। हम लोग पीछे देख चुके हैं इप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन होता है ये वाला आता था, और सी क्या है, सिंपली वेलोसिटी ऑफ लाइट है, मतलब वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो उसका स्क्वायर कर लेंगे,
तो फाइनली जब इसको मर्ज करेंगे तो ये चीज़ आएगा, ठीक है। तो अभी जो फॉर्मूला देखे थे यहाँ पे c इज इक्वल टू 1/√μ0 तो हम लोग को इसका डायमेंशन चाहिए, क्या होगा, तो इसका डायमेंशन वही होगा जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा, बस इसको दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो वेलोसिटी का डायमेंशन का स्क्वायर हो जाएगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता था L t-1, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो L2t-2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी था जिसका डायमेंशन ध्यान में रखना थोड़ा, अभी तो ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन जब चैप्टर जब पढ़ेंगे जो जो टर्म आया वो सब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए जब क्वेश्चन बनाने के लिए बैठेंगे तो ये सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा, या फिर एक नोट्स में लिख के रख सकते हैं, या फिर हम तो नोट्स का PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो उसको लेके बैठिएगा साथ में तो जल्दी थोड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन, तो पता चलता है थोड़ा क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है अभी, ठीक है। क्वेश्चन का 1-2 देखते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है एक, इसको पढ़ लेते हैं क्या क्या है इसमें। The work done by a gas molecule in an isolated system is given by this इक्वेशन दिया हुआ है, वेयर x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, k जो अपना बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, t जो अपना टेम्परेचर है, अल्फा और बीटा कांस्टेंट है। तो अपने को इसमें जो बीटा वाला टर्म उसका डायमेंशन चाहिए, ठीक है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है वो JEE मेन 2021 में पूछा है, ठीक है। JEE मेन 2021 में ये पूछा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्या आता है इसमें, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका JEE मेन 2021 का पूछा हुआ है, ठीक है। इसको देखते हैं करके बनता है कि नहीं बनता। तो पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, W इक्वल टू अल्फ़ा बीटा स्क्वायर e⁻⁻x² अल्फ़ा KT, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन हम लोग पीछे देखे थे, सिमिलर तो नहीं था लेकिन इसी के जैसा था थोड़ा थोड़ा। तो इसमें जो सब टर्म है उसको ध्यान में देखते हैं। x जो है अपना वो डिस्प्लेसमेंट है, k क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, और t जो है अपना वो टेम्परेचर है। तो अपने को क्या पूछा, बीटा का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो ये तो पूरा टर्म अपना डायमेंशन लेस होता है, और इसका जो डायमेंशन होगा वो इसके बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे W क्या है, वर्क डन है, तो वर्क डन का जो डायमेंशन होगा वो इक्वल टू इसका जो डायमेंशन होगा वो कर लेंगे। तो जब उसको करेंगे तो यहाँ से बीटा तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले अल्फ़ा का डायमेंशन पता करना पड़ेगा। तो अल्फ़ा का डायमेंशन निकालने के लिए एक्सपोनेंशियल जो टर्म दिया हुआ हम लोग पढ़े थे, एक्सपोनेंशियल जो होता है वो डायमेंशन लेस क्वान्टिटी होता है। तो ये पूरा टर्म डायमेंशन लेस हो गया, मतलब x² अल्फ़ा KT इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ठीक है, डायमेंशन लेस है तो यहाँ से अल्फ़ा कितना आ गया, अल्फ़ा आ गया अपना x² KT, ठीक है। तो अब इसका अल्फ़ा का डायमेंशन निकाल लेते हैं कितना आता है। तो एक सिंपली लेंथ है, तो लेंथ का हो गया L², और k अपना बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, जो पीछे पढ़े थे कि जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो कितना होता था, वो होता था अपना ये वाला mL²T-2 k-1, ठीक है। ये अपना हो गया बोल्ट्जमान कांस्टेंट का डायमेंशन, और एक बचा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का डायमेंशन सिंपली k से लिखते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं जो कैंसिल हो रहा है उसको काट देते हैं, L² से L² कैंसिल हो गया, और k-1 इंटू के, तो ये तो सिंपल कैंसिल हो जाएगा, k-1 का मतलब हो गया 1/k इंटू के, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये टर्म को कैंसिल कर दिए। तो इसमें बचा क्या, इसमें बचा ऊपर तो कुछ नहीं है, नीचे बचा mt²-2, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m-1 हो जाएगा, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t⁻2 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा का जो डायमेंशन आ गया वो इतना आ गया, ठीक है। तो इसका ज़रूरत यहाँ पड़ेगा, तो अब क्या करेंगे, जो W का जो डायमेंशन होगा वो बराबर होगा किसके, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर का डायमेंशन के बराबर होगा। तो वर्क डन का जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है, वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला जो फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। तो वर्क डन का वहाँ पे डायमेंशन आता था कितना, वो आता था mL² T-2
और यहाँ पे अल्फ़ा का कितना आया हुआ है m-1 टी स्क्वायर, और बीटा का डायमेंशन तो निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं कितना आता है। तो इस वाले टर्म को इधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो गया ml स्क्वायर t-2, और इस टर्म को इधर लेके गए, तो इधर लेके गए तो कितना हो गया m-1 टी स्क्वायर, इधर सिर्फ बचा बीटा स्क्वायर। तो कुछ यहाँ पे देख लेते हैं, m जब m को ऊपर कर लेंगे तो माइनस, हाँ तो ये सिंपली 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये एल स्क्वायर है, और इसको कर लेंगे तो t-4 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया बीटा स्क्वायर, लेकिन अपने को चाहिए सिर्फ बीटा, तो बीटा चाहिए तो ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे इसके ऊपर, m स्क्वायर एल स्क्वायर t-4। फाइनली जब इसका डायमेंशन निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा m l t-4 है, तो स्क्वायर रूट छटेगा तो -2 बचेगा, तो अपना आंसर ये होगा। तो देख लेते हैं इस कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें। तो यहाँ पे mlt-2 बी नंबर है, तो ये आंसर हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं था। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एक टर्म था, वहाँ पे अल्फ़ा था, तो वहाँ से अल्फ़ा का डायमेंशन निकाल लिए। उसके बाद हम लोग पीछे देखे थे कि जो भी टर्म आता है इक्वेशन में उसका डायमेंशन बराबर होना चाहिए। तो इसमें तो दो ही टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म ये, और ये इसका जो डायमेंशन लेस होता है इसका तो हटा ही दिए, तो इसका डायमेंशन इसके बराबर कर लिए, फिर वहाँ से बीटा का डायमेंशन निकाल लिए, ठीक है। तो सिंपल है ये, इसका आंसर बी हो गया। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आईआईटी फिल इन द ब्लैंक्स का है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं इक्वेशन क्या है। इक्वेशन है अपना p प्लस ए बाई वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। तो इसमें जो p है वो अपना प्रेशर है, और a तो कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट टर्म है, और जो v है वो वॉल्यूम है, ठीक है। ये सब डाटा है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, पीछे हम लोग पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन जो पढ़ रहे थे, कि जब दो नंबर को ऐड कर रहे हैं इसका मतलब दोनों नंबर का जो डायमेंशन है वो सेम है। तो यहाँ पे जो प्रेशर का डायमेंशन है वो, और ए बाई भी स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो दोनों बराबर है। तो अब देख लेते हैं प्रेशर का जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है। वो हम लोग पीछे पढ़े थे m l-1 t-2 होता है, और ए तो अपने को फाइंड करना कितना आएगा, और यहाँ पे v क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यू होता है, लेकिन यहाँ पे 2 बार है तो ये आ जाएगा। तो सिंपली इसको लिख सकते हैं, इसी चीज़ को लिख सकते हैं कि L6 होगा, ठीक है। L6 लिख सकते हैं इसी चीज़ को। तो अब देख लेते हैं ए का कितना आता है m l-1 t-2, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ L6। जब इसको पूरा सब सोल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा अपना ml-5 t-2, ये अपना हो गया आंसर, कि यहाँ पे था डायमेंशनल कांस्टेंट ए का वैल्यू कितना आएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी में ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे जो बी है उसका डायमेंशन कितना होगा, तो उसके लिए भी सिंपल है, दो टर्म को घटा सकते हैं तभी जब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो इसमें जो v का डायमेंशन होगा वही b का डायमेंशन होगा, तो v यहाँ पे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का डायमेंशन कितना होता है एल क्यू, तो यहाँ पे b का डायमेंशन क्या हो गया एल क्यू, ठीक है। तो ये पूछा नहीं है लेकिन ऐसा पूछ सकता तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, बाकी फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे, और भी बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।